नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। इस बुलेटिन को हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो आज इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर पर राजनीति के अध्याय की, राजस्थान में सियासी घमासान की, जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में फिर मुरझा जाएगा कमल, आंध्र में 3 राजधानियों पर क्यों छिड़ी है रार, यूपीएससी सिविल सेवा में किसने मारी बाजी, और आखिर में बात भारत की नई शिक्षा नीति में चीन के बहिष्कार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आयुष्मान भारत योजना के बाद सरकार अब देश में एक और नई स्वास्थ्य संबंधी सेवा करने जा रही है शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की कर सकते हैं घोषणा। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाओं को मिलेगा डिजिटल माध्यम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का फैसला, 11 अगस्त तक राजनीतिक दलों से मांगा सुझाव, चुनाव प्रचार और रैलियों पर मांगी राय। दिल्ली से मेरठ तक दौड़ेंगी 30 रैपिड और 10 मेट्रो रेल, तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पिलर, ट्रैक से लेकर ट्रेन सेट तक सभी टेंडर फाइनल, 2025 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। मोबाइल कंपनी वीवो नहीं होगी आईपीएल की स्पॉन्सर, देश में भारी विरोध के बाद वीवो कंपनी की तरफ से लिया गया फैसला, 19 सितंबर से शुरू होना है आईपीएल। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी, 748 अंकों की तेजी के साथ 37,688 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी 211 अंकों की तेजी के साथ 11,003 पर हुआ बंद। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, यानी वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को लेकर देश की जनता खासी खुश है। हर कोई राम नाम की धुन बजा रहा है, लेकिन जो लड्डू बीजेपी के मन में फूट रहे हैं वो और दूसरे से कहीं ज्यादा है। एक बीजेपी ही तो है जो राम नाम पर कई सालों से राजनीतिक रोटियां सेकती आ रही है। बीजेपी ने ही राम नाम पर देश में हर चुनाव लड़ा है, चाहे बात विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की। बीजेपी नेताओं के जुबां पर केवल हिंदुत्व कार्ड ही था। 2014 का पूरा चुनाव मंदिर निर्माण पर आधारित था। जब बात 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आई, तब भी बीजेपी को राम की याद सताई, और अब तो उसके दोनों हाथों में लड्डू आ गया है। ऐसे में वो इस मौके को भुनाने से भला कैसे चूकती। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या है उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम, आइए इन ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री का 1-to-1 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री 5 अगस्त सुबह करीब 9:35 पर दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन, 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन होगा। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण होगा। 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ और 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। 2:20 पर लखनऊ के लिए यह विमान उड़ेगा। लखनऊ से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में केवल प्रधानमंत्री मोदी ही शरीक नहीं होने वाले, बल्कि कई और लोग भी हैं जिन्हें बुलाकर बीजेपी अपना झंडा ऊंचा रखना चाहती है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी जी जान लगाई, लेकिन बीजेपी को उनकी याद नहीं आई। आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कार्यक्रम में मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास महाराज, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इनके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों को भी न्योता भेजा गया है। जिन्हें बीजेपी ने किनारे किया है उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विपक्ष के नेता समेत कई दिग्गज हैं। अब बीजेपी ने राम मंदिर के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राम मंदिर को लेकर ट्वीट किया है। सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। इस ट्वीट से साफ है कि प्रियंका ने मोदी सरकार को एकता का पाठ पढ़ाया है। अब राम मंदिर मुद्दा फिर से सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष बन गया है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, हम सब ही राम मंदिर पर बीजेपी की उत्सुकता देख रहे हैं, वहीं विपक्ष भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर निर्माण से देश में खुशहाली बहाल हो जाएगी? क्या जिस राम राज्य की उम्मीद देश की जनता को रहती आई है उसे वो मिल पाएगा?
जी आदित्य, बिल्कुल। कल राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा। भाजपा ने बरसों बरस हिंदुत्व के इस भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति की और जनता को अपने साथ जोड़ा। अब उसे अपनी इस कोशिश का सफल अंजाम मिल जाएगा। देश में हिंदुओं का एक बड़ा तबका खुश है कि वे राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। राम को राजनीति से जोड़ने का श्रेय भाजपा को जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भारत के लोक जीवन में राम सदियों से मौजूद रहे हैं। आम जनता उन्हें आदर्श राजा मानती है और राम राज्य में कोई भी दुखी न रहे, कोई पीड़ित न रहे, किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात को सबसे अधिक महत्व राजा राम ने दिया था। आजादी के संघर्ष में गांधी जी भी राम राज्य की ही कल्पना किया करते थे, जिसमें अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछे जाएं, लेकिन आज के दौर में ऐसा राम राज्य दूर दूर तक नजर नहीं आता। जनता कई तरह के कष्टों से पीड़ित है और सरकार के कई फैसले उसकी तकलीफों को और बढ़ा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं, जब करोड़ों लोग सरकार के फरमान के कारण बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। देश में अपराध की दर लगातार बढ़ रही है, महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जाति धर्म को लेकर के झगड़े बढ़ रहे हैं और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है। और आदित्य, ऐसे शासन को राम राज तो कतई नहीं कहा जा सकता है। अगर सरकार ऐसे कोई काम करती दिखती जिससे हालात जो हैं वो बेहतर होते, तब तो ये माना जा सकता था कि राम राज्य की अवधारणा सच साबित करने की कोशिश इस सरकार में हो रही है। मगर हालात बेहतर करने के लिए सरकार को पहले यह मानना होगा कि उसके शासन में कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं। अब मंदिर भूमि पूजन के बाद शायद ये विश्वास भी दिलाया जाएगा कि अब सारी मुसीबतों से राजा राम जो हैं, यानी राम जी, यानी भगवान राम छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन सरकार को एक पुरानी नसीहत याद रखनी चाहिए आदित्य, कि भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। यानी राम मंदिर बन जाने से राम राज्य नहीं आएगा, उसके लिए सरकार को जनता की सुध लेनी भी होगी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राम मंदिर पर ट्रेलर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन पूरी पिक्चर कल ही सबके सामने होगी। वैसे जनता इस वक्त राजस्थान की सियासत की पिक्चर भी देख रही है, जिसमें क्लाइमेक्स क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि एक गुट गहलोत की तरफ है और दूसरा गुट पायलट की तरफ, लेकिन बागी विधायकों ने अब ऐसी शर्त रख दी है जिससे इन दोनों दिग्गजों को बड़ा धक्का लग सकता है। दरअसल कांग्रेस के बागी विधायकों ने आलाकमान को संदेश भेजा है कि अगर राज्य में किसी तीसरे चेहरे की सीएम के तौर पर वापसी होती है तो वो पार्टी में लौट आएंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बागी विधायकों ने कहा कि वो राज्य में अब ना सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और ना ही अशोक गहलोत को। ऐसे में आलाकमान राज्य में किसी तीसरे का नाम दे दे तो पार्टी में वापसी की जा सकती है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इस तरह की सूचना का खंडन किया है। अविनाश पांडे ने कहा कि आलाकमान को इस तरह का कोई संदेश नहीं मिला है। पार्टी में वापसी के लिए किसी तरह की शर्त नहीं रखी जाती और बागी विधायकों को पहले आलाकमान से माफी मांगनी होगी। अब भले ही कांग्रेस प्रभारी विधायकों की बात का खंडन कर रहे हो, लेकिन इस शर्त से साफ है कि गहलोत और पायलट का सियासी जहाज डूब सकता है। अगर शर्त पर मुहर लग गई तो देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में तीसरा नाम कौन उभरता है। राजस्थान का पारा इस वक्त मौसम की वजह से नहीं बल्कि सियासत की वजह से गरमाया हुआ है। राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बरसात के मौसम में सियासी लू चल रही है। इसकी वजह बीजेपी में बगावत है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले छोटे नेता नहीं बल्कि दिग्गज नेता आवाज उठा रहे हैं, जिससे साफ है कि कमल अब टूटता दिख रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एकजुटता का नारा देने वाली बीजेपी में टूट की बात कैसे सामने आ रही है। आखिर किस दिग्गज ने पार्टी के खिलाफ आवाज उठा दी? तो हम आपको बताते हैं कि वो नेता कोई और नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ही हैं। बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को ललकारने वाले कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी को नसीहत देकर टीएमसी की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में बंगाल सरकार ने अच्छा काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का यह बयान इंदौर से चलकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है और पार्टी नेताओं को चिंतित कर रहा है। बीजेपी में न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय आवाज उठा रहे हैं बल्कि दूसरे नेता भी दबी आवाज में बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के यहां भी कुछ सीनियर भाजपाइयों ने पार्टी की वर्तमान नीति पर सवाल उठाए हैं। शर्मा के निवास पर पूर्व विधायक रमेश शर्मा, शैलेंद्र प्रधान, धीरज पटेरिया जुटे थे। इस दौरान वर्चुअल मीटिंग के जरिए पूर्व सांसद अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता है और संपर्क समाप्त हो चुका है। पहले निर्णय सामूहिक होते थे, अब व्यक्तिगत हो गया है। लोग पद की तरफ भागने लगे हैं। तो नेताओं के बयान से साफ है कि पार्टी में फूट पड़ चुकी है।
इसकी वजह सिंधिया का बीजेपी में आना है। दरअसल बीजेपी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि अपने नेता बेगाने बन रहे हैं। अब देखना होगा कि ये रुख उपचुनाव में पार्टी पर क्या असर डालता है। मध्य प्रदेश में एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई थी और बीजेपी में ही टूट होती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। वैसे विरोधी सुरों की आवाज तो आंध्र प्रदेश में भी सुनाई दे रही है, जहां 3 राजधानियों को लेकर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को खुले तौर पर चुनौती दी है। दरअसल देश में कई राज्यों की 2 राजधानियां हैं, लेकिन 3 राजधानियों का फॉर्मूला लाकर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने जैसे ही इस फॉर्मूले के जरिए विकास की बात कही, वैसे ही इसका विरोध शुरू हो गया। सबसे ज्यादा बुलंद आवाज इस वक्त टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की है। उन्होंने सरकार को 48 घंटे के अंदर अपने निर्णय को बदलने का अल्टीमेटम दिया। इसके तहत मुख्यमंत्री को 3 जिले वाले निर्णय को वापस लेने या फिर राज्य विधानसभा को भंग करने को कहा गया है। टीडीपी प्रमुख ने मुख्यमंत्री को उनके वादे की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने साल 2019 के चुनाव अभियान में राज्य की जनता से वादा किया था कि अमरावती ही एकमात्र राजधानी रहेगी और इसका पूर्ण विकास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने की योजना में आने वाली विधायी रुकावट अब दूर हो चुकी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पिछले हफ्ते विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। राज्य के कानून विभाग ने तुरंत नए अधिनियमों को प्रभावी करने के लिए गजट अधिसूचना भी जारी कर दी। इसमें आ रही कानूनी रुकावटें अभी बरकरार हैं। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है, यानी साफ है कि भले ही सरकार ने हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन कोर्ट की अड़चन दूर करना अभी बाकी है। सबसे बड़ा रोड़ा तो विपक्ष का विरोध ही है। अब तो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे ही दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। वैसे नजर तो इस वक्त मोदी सरकार के कदम पर भी है, जो देश के विकास की ओर बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुलाई में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई है। इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि जुलाई में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई जून से भी कम रहा है, जबकि जून के बाद जुलाई में कई छूट दी गई थी। आईएचएस मार्केट के मासिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पीएमआई जुलाई में 46 अंक पर रहा, वहीं ये इससे पहले महीने यानी जून में 47.2 पर था। जून से जुलाई में इसमें 1.2 अंक की गिरावट आई है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्रैल से लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इस साल जनवरी में 55.3 अंक पर था, फरवरी 2020 में यह 54.5 और मार्च में 51.8 अंक पर था। मार्च के आखिर में पूर्णबंदी लागू किए जाने के बाद यह सेक्टर धड़ाम हो गया। अप्रैल में यह 27.4 अंक पर था। इस दौरान देश में सभी कामकाज पर रोक लगा दी गई थी। मई में यह 30.8 पर रहा। जून में पूर्णबंदी में छूट दी गई तो कुछ सुधार देखने को मिला और पीएमआई 47.2 तक पहुंचा। जुलाई में इसके और बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन आशा के उलट यह घटकर 46 अंकों पर आ गया। आपको बता दें कि पीएमआई में इंडेक्स के 50 से नीचे रहने का सीधा मतलब सेक्टर प्रोडक्शन का गिरना होता है। इंडेक्स के 50 से ऊपर रहने का मतलब यह होता है कि प्रोडक्शन बढ़ा है। इसमें गिरावट या बढ़ोतरी जितना ज्यादा होती है, इंडेक्स 50 से उतना ही ज्यादा ऊपर नीचे होता है। लेकिन अब तो यह सेक्टर लगातार गिरता जा रहा है, जिसका असर सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी साफ है कि मोदी सरकार देश में ना हालात संभाल पाई और ना ही अर्थव्यवस्था। खैर, अब मोदी सरकार की खामियां तो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अब छात्रों के कामयाबी की बात कर लेते हैं, जो अपनी मेहनत से नया आयाम लिख रहे हैं। दरअसल सिविल सर्विस परीक्षा 2019 के नतीजों का इंतजार अभ्यर्थी कई महीने से करते आ रहे थे, लेकिन अब यूपीएससी ने छात्रों को खुशखबरी सुना दी है। इस बार प्रदीप सिंह पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। 2019 की परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 829 उम्मीदवारों ने बाजी मारी। इनमें से 304 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं, जबकि 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, 129 एससी और 67 उम्मीदवार एसटी वर्गों से हैं। इस बार की परीक्षा में लड़कियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। टॉप 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 लड़कियां शामिल हैं। प्रतिभा वर्मा के अलावा विशाखा यादव, संजिता मोहपात्रा, नेहा प्रकाश भोसले, गुंजन सिंह, स्वाति समेत कई छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंटरव्यू 20 जुलाई को शुरू हुए थे। इसका रिजल्ट मंगलवार सुबह जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने रोल नंबर के अनुसार अपने यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट देख सकते हैं।
आपको बता दें, यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस पास करने के बाद तीसरा पड़ाव इंटरव्यू का होता है। इस बार महामारी होने के चलते यूपीएससी के कुछ इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। बाद में यूपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को कई सुविधाएं दी जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। तो यूपीएससी के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। लड़कियों ने अब की बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं, जिसकी वो हकदार भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत चीन से सारे हक छीनता जा रहा है, जो लाजमी है। जी हां, चीनी ऐप्स के साथ केंद्र सरकार ने चीनी भाषा का भी बहिष्कार कर दिया है। नई शिक्षा नीति से चीनी भाषा को बेदखल कर दिया गया है। तो वहीं कोयला खदान में चीनी कंपनियों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत फॉरेन लैंग्वेज की लिस्ट बनाई गई है, जिसे छात्र सेकेंडरी लेवल पर सीख सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में चाइनीज लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि 2019 में जारी किए गए विदेशी भाषाओं की सूची के खाके में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी के अलावा चीनी भाषा का भी उल्लेख था। इन सभी भाषाओं को ऐच्छिक भाषा के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन चीन के साथ भारत के उपजे विवाद के बाद सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए चीनी भाषा पर रोक लगा दी है। वहीं तिलमिलाए चीन ने इस मुद्दे पर भारत से राजनीतिकरण न करने को कहा है। इसे लेकर भारत स्थित चीनी दूतावास का बयान भी सामने आया है। चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है भारत कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और चीन भारत उच्च शिक्षा सहयोग के उद्देश्य पर निष्पक्ष व्यवहार करेगा, राजनीतिकरण से बचेगा और चीन भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थिर विकास जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे आर्थिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ भारत में चीनी भाषा शिक्षण की मांग बढ़ रही है। महज इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भारत की कोयला खदान नीलामी में चीनी कंपनियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। भारत की तरफ से सख्त कदम उठाया गया है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए जारी टेंडर दस्तावेज के लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिससे चीनी कंपनियों को हटा दिया गया है। अब भारत के इन फैसलों के बाद चीन अलग अलग तरीकों से घिरता नजर आ रहा है। तो इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपको बुलेटिन का नया अवतार कैसा लगा? आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।